प्रैक्टिस किया है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मेन अपना टारगेट एफएम नहीं है। आज की क्लास में मैं आपके साथ ना कोई सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। मैं मेनली आज की क्लास में आपको क्या बताने वाला हूँ, जो अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसमें अपने को क्या पढ़ना है, एक सिलेबस का ओवरव्यू लेना है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए, क्योंकि आपके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ होता। जैसे लॉ होता है, ठीक है, फाउंडेशन में पढ़ा होता है आपने थोड़ा बहुत, इसके अलावा टैक्सेशन आपके लिए बिल्कुल नया होता है। अकाउंट्स तो खैर नया बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि 11th 12th फाउंडेशन काफ़ी जगह आप पढ़ चुके होते हो। एफएम की मैं बात करूं, एफएम आपके लिए नया सब्जेक्ट होता है, और ऑडिटिंग तो खैर आपके लिए एक मेजर सब्जेक्ट होता ही है, क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो जॉब्स वगैरह होती है वो ऑडिट में आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑडिट एक मेजर सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट नॉर्मली ऐसे हैं जो आप पहले से बेसिक पढ़ते हो, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड वन इज लॉ, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़ा हुआ होता। देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर आप सबको पता है कि पेपर नंबर 4 है, ग्रुप 2 में आ गया। पहले जब 4 पेपर होते थे तो ग्रुप 1 में हुआ करता था ये, अभी ये ग्रुप 2 के अंदर आ चुका है। और ऑफ कोर्स ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। न्यू सिलेबस आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था? लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है एक तरीके से। 2023 सिलेबस 24 हम बोलते हैं, क्योंकि पेपर 24 में हुए थे बट इंट्रोड्यूस 23 में आपको कर दिया गया था। तो न्यू सिलेबस 2023 बोला जाता है, बट जो पेपर स्टार्ट हुए थे आपके वो 2024 से स्टार्ट हुए थे। और अपने सबको पता है कि अभी आप जैसे क्लियर करोगे तो आपके इंटर के एग्ज़ाम कब होंगे? जनवरी के अंदर। पहले क्या होता था, पहले नवंबर में पेपर हुआ करते थे। अभी क्या है, इंस्टीट्यूट ने 3 बार एग्ज़ाम कर दिए हैं, जनवरी, 2 मई, देन सितंबर। तो आपका जो अटेम्प्ट जाएगा वो जनवरी में जाएगा सभी का। और ऑफ कोर्स देखो, कल आपकी क्लास हुई थी आई थिंक टैक्सेशन की, तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। पहले जब बच्चे का रिजल्ट आता था जनवरी में, फरवरी में रिजल्ट आता था, उसको एग्ज़ाम में कभी अपीयर करना पड़ता था, नवंबर में अपीयर करना पड़ता था, तो उसके पास टाइम कम होता था। अभी आपके एग्ज़ाम कब होंगे? जनवरी में। तो ऑफ कोर्स आपको सिंगल ग्रुप का तो सोचना ही नहीं है, इन एनी केस बोथ ग्रुप के लिए जाओ, क्योंकि अप्रॉक्स में बात करूँ 11-12 महीने का टाइम आपको मिलता है। पहले पेपर भी ज़्यादा थे, अभी पेपर भी कम हो गए, मतलब 2 पेपर कम हो गए। और ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो ड्यूरेशन भी अप्रॉक्स आपको 1.5 से 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स बोथ ग्रुप के लिए जाने का बेनिफिट सर ने बताया भी होगा, और बताया नहीं है तो आगे की क्लासेस में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सब्जेक्ट का जो नाम है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट वर्ड आप लोगों के लिए नया है, लिखना कुछ नहीं बेटा, ठीक है, आज की क्लास में तो कुछ नहीं लिखना। कॉस्ट वर्ड बेटा, ध्रुव लास्ट में, व्हाट इज कॉस्ट? ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ? सर्विस देने में। इसका मतलब बनाने में भी खर्चा हो सकता है, तो सर्विस प्रोवाइड करने में भी जो खर्चा हो सकता है उसको आप क्या बोल सकते हो? कॉस्ट बोल सकते हो। सेकंड ध्रुव बता बेटा, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग जब प्रोसेस होता है सिस्टमैटिक, अकाउंटिंग रट्टा लगा रखा है, बता। भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, आप बताओ। सर, अकाउंटिंग इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी, जैसे हमारा खर्चा आ रहा है, ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं, देन पहले रॉ मटेरियल का, देन WIP, देन गुड्स, फिनिश गुड्स का। ठीक है, मतलब ओवरऑल रिकॉर्ड करके ओवरऑल रिकॉर्डिंग करना है एक तरीके से। और थोड़ा बेटर डिफाइन करोगे बेटा? राशि। हाँ जी बेटा, लास्ट में है। केवल रिकॉर्डिंग क्यों, कुछ और वर्ड्स? जैसे मैं नाम से देख रहा हूँ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मतलब कॉस्ट की जो अकाउंटिंग कैसे करनी है इसमें होता है? नहीं, वो तो ठीक है। व्हाट इज अकाउंटिंग? ओनली अकाउंटिंग वर्ड। अकाउंटिंग जैसे कोई भी सिस्टमैटिक वे में कोई परफॉर्मेंस दिखाना किसी चीज़ की। 11th क्लास में एक डेफिनेशन रेक्टिफाई करते हो ना आप, वो क्या है? वही सुनना चाह रहा हूँ एक बार, मैं ना भूल गया। रिकॉर्ड करना, केवल रिकॉर्डिंग थोड़ा ना होता है। Accounting is a way of systematic recording of transaction, classifying, summarizing and interpreting. हाँ, ये सुनना चाह रहा था मैं। 4 वर्ड, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन। मेनली ये 4 टर्म्स आप यूज करते हो। अब जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते थे तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस होते थे,
यहाँ पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करोगे तो जैसा कि आपने कहा भाई कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से ही कहीं ना कहीं क्लियर है कि आपको अकाउंटिंग किस चीज़ की करनी है, कॉस्ट की करनी है। कॉस्ट का मतलब क्या है, खर्चे। किस में खर्चे, या तो बनाने के खर्चे या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के खर्चे। ये बीच में क्या वर्ड आ गया, ये मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैं कोई बुकिश डेफिनेशन अभी नहीं करा रहा आपको, जस्ट आपसे एक आइडिया ले रहा हूँ कि भाई कॉस्ट क्या है अकाउंटिंग के, व्हाट इज मैनेजमेंट। 12th क्लास में बीएसटी पढ़ के आते हो आप सब। मैनेजमेंट की कोई डेफिनेशन, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस वगैरह लाइक बेटा। मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को सही से मैनेज करना कि हर काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेस्ट डेफिनेशन तो यही है। कुछ और बेटा? मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते थे मेनली, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू प्रोसेस होता है तो ठीक है, वो फीचर टाइप हो गया। और ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये फंक्शंस होते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक्चुअल में देखो, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन को बनाने में कुछ खर्चे आते होंगे। से एग्जाम्पल क्या, आप ही बता दो बेटा, इस पेन का क्या कॉस्ट आती होगी इस पेन को बनाने में? एनी आइडिया? ऑलमोस्ट हाफ, है ऑलमोस्ट हाफ, लाइक जितने का बिक रहा है नहीं, एक तरीके से अमाउंट टर्म है। अमाउंट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कितना? ऑलमोस्ट तुक्का मारना है, कौन सा कोई अकाउंटिंग थोड़ी ना करनी है अभी। 8.5 क्या बात है। 10, 15, 10, 12, 20, 8, 10। ऐसा क्यों यार, इतना फर्क क्यों है? ये बाकी तो सब 8, 10, 12 से ऊपर कोई गया ही नहीं। ये भाई कह रहे हैं 1000 रुपीज। एक्चुअल में भी इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई। इस वजह से क्या है, आप सबसे जो प्राइसिंग आ रही है या वैल्यूएशन जो आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है, वो डिफर आ रहा है। क्यों? इसकी अकाउंटिंग नहीं है कहीं ना कहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें कुछ मटेरियल का खर्चा लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मटेरियल का खर्चा तो लगेगा, जिसने भी बनाया होगा लेबर का खर्चा भी लगेगा, और तीसरा एक खर्चा और होता है अदर एक्सपेंसेस। सिंपली अगर मैं कहूँ, कॉस्टिंग में मेनली 3 खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। 1 इज मटेरियल, 1 इज लेबर, और इन दोनों के अलावा जो भी खर्चा होगा उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं ओवरहेड्स। नया टर्म्स देखने को मिलेगा आपको, या आपने पहले भी सुना हो शायद, पता नहीं मुझे। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा था कि इसकी ये कॉस्ट बताओ कितनी आएगी। अब अगर मैं आपको ये बता देता कि इसको बनाने में जो मटेरियल का खर्चा है वो है से एग्जांपल 1000 रुपये का, तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती और 8-10 वाले तो ख़त्म हो जाते। मैं कहता लेबर का खर्चा इसमें 200 रुपये का, और ओवरहेड का खर्चा ऐसे एग्जांपल इसमें 50 रुपये का। एक्चुअल में ये जो पेन है ये इलेक्ट्रिक पेन है, तो इसके अंदर केवल और केवल ये जो प्लास्टिक आपको दिख रहा है ना, केवल ये नहीं है, इसके अंदर कोई रिफिल नहीं है जो 1 रुपये 2 रुपये की आती है। एक्चुअल में ये निब है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो, दूसरी निब लगा सकते हो। इसके अंदर क्या है, एक चिप टाइप है, कहूँ तो सिंपल सी बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो भी वैल्यू है वो उस चिप की है। अगर वो ख़राब होगी, जैसे मैं यहाँ पे इसको ज़ोर से एक बार फेंक दूंगा, 100% ये ख़राब हो जाएगा। अगर नॉर्मल पेन होता, मैं उसको 10 बार फेंक दूँ, जब तक निब वाला जो पार्ट है वो जाके टच नहीं कर जाएगा तब तक वो चलता रहेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको जैसे ही मैं फेंकूंगा, इसके अंदर का जो अंजर पंजर होगा वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। कहते हैं ना अंजर पंजर ढीला हो गया, तो इसका अंजर पंजर ढीला हो जाएगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अकाउंटिंग का मतलब ही वही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। और अगर आपको ये डेटा बता दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली रिकॉर्ड करके बहुत ईजिली अपना कॉस्ट तो कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको मैनेजमेंट के साथ कैसे रिलेट करना है, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी, 1250 रुपये की। इस कंपनी का नाम है एक्सपी पेन, इस कंपनी का नाम है एक्सपी पेन। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है, इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो है वैकम। सुना हो शायद आप लोगों ने, ठीक है। वैकम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है इसका। वैकम इवन एक्सपी से भी बड़ी कंपनी है। अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे वैकम आता है, नंबर 2 पे यू कैन से एक्सपी पेन आता है।
अब ये जो वैकम है, अगर मैं आपको कहूं कि सेम तरीके का पेन वैकम मार्केट में बनाकर 1200 रुपये में बेच भी रहे हैं, मैं एक्सपी पेन कंपनी, इस पेन को बनाने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है मेरी 1250 रुपये, जबकि मेरे जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं वो 1200 रुपये में इस पेन को बनाकर मार्केट में बेच भी देते हैं। क्या मैं मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाऊंगा? मैंने कहा मैं सेकंड कंपनी हूँ और कॉस्ट मेरी 1250 है। अगर कॉस्ट मेरी 1250 है तो आप सब समझ सकते हो 1300 रुपये से तो नीचे ये सेल नहीं होने वाला। 1250 के पीछे 50 रुपये का तो मार्जिन रखूंगा तभी तो बात बनेगी। बहुत कम मार्जिन है ये भी 50 रुपये। इवन आप 250 रुपये के आसपास का मार्जिन, 20% मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अगर आप हो तो। 1500 के आसपास का प्राइसिंग अगर रखो और मेरा कॉम्पिटिटर 1200 रुपये में, तो बात बनेगी नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी और इस तरीके से मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से मैं अपने खर्चों को कम करूं ताकि मैं अपनी कॉस्ट को क्या कर सकूं, रिड्यूस कर सकूं। और जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तभी और तभी मैं मार्केट में कॉम्पिटिटर में सर्वाइव कर पाऊंगा। अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, 50 कस्टमर, 100 कस्टमर, 1000 कस्टमर स्टार्टिंग में एक बार नए प्रोडक्ट को यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद सकते हैं, बट अगर उनको लगेगा यार क्वालिटी तो सेम है या फिर क्वालिटी उससे भी इन्फीरियर है वैकम से भी, तो वो तो दोबारा इस प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करेंगे। और इवन जो रिव्यू जाएगा मार्केट में वो ख़राब जाएगा, तो अकॉर्डिंगली मुझे नए कस्टमर नहीं मिल पाएंगे और मुझे मार्केट से जल्दी ही क्या होना पड़ेगा, आउट होना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन रोल क्या है? मैनेजमेंट का कॉस्ट अकाउंटिंग में ये रोल है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होगी उस डेटा के बेसिस पे आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सब कुछ करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है, आपको इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसमें आपको मेनली 2 चीज़ें क्या देखने को मिलेगी। जैसे अकाउंट्स होता है, अकाउंट में मेनली क्या देखने को मिलता है आपको, जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, हर चीज़ इसी के आसपास घूम के रह जाती है। तो वैसे ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा का पूरा किसके आसपास घूमेगा? सर या तो कॉस्ट कैलकुलेट करवाई जाएगी, या प्रॉफिट कैलकुलेट करवा लेगा, या फिर इस तरीके की कोई डिसीजन मेकिंग आपसे करवा लेगा। 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। एनीवन, किसी को आइडिया? आप अच्छा ये मुझे आइडिया नहीं है, फाउंडेशन में जो आपके पेपर होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होता है, इसमें चॉइस वगैरह भी आती है क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चन चॉइस में मिलते हैं? 1 क्वेश्चन चॉइस में मिलता है। और नॉर्मली जो क्वेश्चन की वेटेज होती है सिंगल क्वेश्चन की, वो क्या रहती है? 20 नंबर की रहती है। मतलब टोटल 120 नंबर का पेपर आता है, आपको 100 का अटेम्प्ट करना होता है, ऐसा कुछ है। ठीक है। और जो है फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ के अंदर MCQ तो नहीं? ठीक है। अच्छा, इंटर का पेपर का किसी को आइडिया? 30 मार्क्स का आपका MCQ है। ये कंपलसरी है या चॉइस में है? कंपलसरी है। और इसके अलावा क्या रहता है? 70 मार्क्स का। और ये जो 70 मार्क्स का पेपर है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको? एनी आइडिया? इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने फाउंडेशन का इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे फाउंडेशन का इतना आइडिया नहीं है। उसमें एक चॉइस होती है क्वेश्चन की, वैसे इंटर में भी एक चॉइस होती है क्वेश्चन की। एक्चुअल में ये जो 6 क्वेश्चन है, ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 84 मार्क्स का ये पेपर है। बट अपने तो यहाँ पे 30 नंबर का ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 1 क्वेश्चन आपको छोड़ देना। इसमें भी पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है।
अब इसमें फ़र्क सब्जेक्ट को लेकर केवल इतना ही हो सकता है, ये सेम है कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू सारे पेपर में सेम चलता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, ये भी सारे पेपर में सेम चलता है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 5 और क्वेश्चन आपको मिल गए, पेपर में वो डिफरेंट हो सकता है, किसी में हो सकता है आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी में 7 देखने को मिले। मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, मुझे किसमें टैक्स में जैसे 8 आते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो गया, 4 आते हैं, हाँ उसमें एक चॉइस में होता है, एक कंपलसरी और 2 हमें नॉर्मल करनी होती है। ठीक है, जीएसटी में भी सेम रह Same, गया। 4 हाँ, तो ये है कि पेपर के अकॉर्डिंगली अलग अलग रहता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ 30 मार्क्स का एमसीक्यू, उस एमसीक्यू में भी थोड़ा सा और बाइफिकेशन मैं आपको बता दूं, केस 1 आएगा, केस सिनेरियो 2 आएगा। ये केस सिनेरियो 1 जो है इसकी वेटेज 10 नंबर की है, केस सिनेरियो 2 जो है इसकी 10 नंबर की वेटेज है। इसके अलावा छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। मतलब जो एमसीक्यू है वो ऐसा नहीं है कि 1-1 नंबर के 30 एमसीक्यू है या फिर 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू है, नहीं। जैसे केस सिनेरियो समझते हो, केस स्टडी लाइक, तो किया क्या जाता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होता है उनको एक केस स्टडी की फॉर्म में रख देते हैं और वो देकर नीचे उसके नीचे 5 रिक्वायरमेंट दे दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 4 उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको एमसीक्यू बोला जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार बच्चा क्या है आगे वाले से पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, वो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है वो इनका भी क्वेश्चन नंबर 1 हो, वो डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन सेम होंगे, ऐसा अन्याय नहीं है कि भाई आपको टफ दे दिया या आपको ईजी दे दिया, नहीं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उनका क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है या क्वेश्चन नंबर 11 हो सकता है। 15 क्वेश्चन सेम है बट उसकी नंबरिंग जो है वो अलग अलग है। कई बार बच्चे होते हैं ना कि भाई मैच कर लूँ, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैच कर लूँ, तो वो करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो अलग अलग है। हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव है आगे वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, ये वाला जो मैंने बताया, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, ये सेम है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है सबका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है सबका क्वेश्चन नंबर 6 है। बट एमसीक्यू वाले में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा अलग अलग किया है ताकि बच्चे इस तरीके से चीटिंग वगैरह ना कर सके। तो ये नॉर्मली हमारा पेपर रहता है। अब बात ये है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है, इसमें टोटलिटी में कितने चैप्टर्स हैं, तो इसमें टोटलिटी में 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के लिए, 100 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन आपको चॉइस में एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में एज ए स्टूडेंट आता है वो आता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये थियोरी है, प्रैक्टिकल है, दोनों का मिक्सअप है, क्या है, एनी आइडिया? मेनली प्रैक्टिकल है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो पेपर है ये मेनली प्रैक्टिकल है। इवन अगर मैं बात करूं, अभी जो पेपर फॉर्म किए जा रहे हैं, अभी पेपर कुछ इस तरीके से फॉर्म किए जा रहे हैं कि आप इसमें अप्रॉक्स 96 से लेकर 100 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के एमसीक्यू प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा, 6 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, मतलब अभी ज़्यादा पेपर तो हुए नहीं है न्यू सिलेबस के। मई 24 में पेपर हुआ, सितंबर 24 में पेपर हुआ और अभी आपका जनवरी 25 का भी पेपर हो गया। 3 पेपर हो गए। इन 3 पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको लेकर थोड़ा सा वेरिएशन ये है, 1 या 2 बार उसमें 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन था, लेकिन बाकी 10 नंबर का उसमें प्रैक्टिकल था। मतलब 10 नंबर का तो प्रैक्टिकल उसमें चल ही रहा है, श्योर है। जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन उसमें अटैच किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, उसमें कभी थ्योरी आ रहा है तो कभी प्रैक्टिकल आ रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि किसी पेपर में आप 100 में से 96 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, तो क्या मैं उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल बोलूँ, थ्योरी बोलूँ या मिक्स बोलूँ? सर प्रैक्टिकली बोलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 4 नंबर का है वो भी श्योरिटी नहीं है। वो भी एक बार ऐसा देखा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है,
तो इसका मतलब अपने को मेनली किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना, और प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे आते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, थियोरिटिकल है। अब थियोरी क्वेश्चन भले ही कितना भी अच्छा अटेम्प्ट करके आना एग्जाम में, नंबर कटेंगे, कितना भी अच्छा। आप अगर ये बोलते हो ना सर स्टडी मटेरियल में जैसे लिखा हुआ था डिट्टो में कॉपी पेस्ट लिख के आया हूँ 5 नंबर के क्वेश्चन में, फिर भी आपको इंस्टीट्यूट 5 में से 5 नंबर नहीं देने वाला। इवन डिट्टो लिख के आओगे तब तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये बात मान के चला, बिल्कुल सेम लिख के आओगे तब तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। वो समझ जाएंगे ये रट्टाफिकेशन वाला बंदा है, सीए बन के ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों, सीए बन के कोई आप बहुत सारा रट्टाफिकेशन तो माइंड में लेके घूमोगे नहीं, वहाँ पे तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देने वाला। बट आप अपने हिसाब से भी वहाँ पे मेंशन करोगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा लिख दिया, कोई चेक करने वाला मेरे जैसा हुआ तो 5 में से 4 नंबर दे देगा। तो थ्योरी क्वेश्चन मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो तब तक जब तक कि मजबूरी ना हो जाए। भैया आप कहते हो मैं तो 4 चैप्टर ही छोड़ के गया, ठीक है 4 चैप्टर छोड़ के गए तो कोई ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल में ऐसा फंस गया होगा आपका जो आपको नहीं आता, तुक्के मारने पड़ेंगे। अब तुक्के प्रैक्टिकल में तो चलते नहीं है, तुक्का तो कहाँ चल सकता है, थ्योरी में चल सकता है। भाई फिर उम्मीद ही क्या करें, फिर यही है कि तुक्का मारता हूँ 5 में से क्या पता है 1 नंबर मिल भी जाए तो भी ठीक है। तो बट मेरा सजेशन स्टार्टिंग से यही रहेगा, थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो प्रैक्टिकल में, क्योंकि कोई बेनिफिट उसका नहीं है। प्रैक्टिकल कुछ मत छोड़ के जाओ, थ्योरी आपकी मर्जी है, जितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल है 100% प्रैक्टिकल मैं बोल के चलता हूँ अपने सब्जेक्ट को। ये जो 15 चैप्टर्स हैं इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा, देखो मैंने बोल दिया प्रैक्टिकल है, लेकिन क्या बिना कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल कर लोगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नो डाउट प्रैक्टिकल तो है, बट स्टार्टिंग में तो पढ़ा ही होगा ना, अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ा होगा। तो ऑफकोर्स जो पहला चैप्टर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, भले वो कितना ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों ना हो, हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इंस्टीट्यूट ने पहले चैप्टर में ही आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी डाल के दे दिया है। तो सबसे पहले ऑफकोर्स आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन किसका, जो सब्जेक्ट का नाम है, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आई थिंक ये तो जानना चाहोगे इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट का ये नाम क्यों है, इस चैप्टर का ये नाम क्यों है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में यही चीज़ बताई जाएगी, जिसमें मैंने आपसे कॉस्ट का मीनिंग पूछा, एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट का मतलब यू कैन से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एटसेट्रा, अकाउंटिंग का मतलब वी कैन से रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिंगल टाइप ऑफ अकाउंटिंग है या 2 अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग है? कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है, ऐसा कुछ है? क्या लगता है? अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। एक्चुअल में मेनली आप कहते हो 3 ब्रांचेज होती है अकाउंटिंग, होने को ज़्यादा भी होती है, बट मेनली 3 बोलते हो आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वगैरह भी होती है, बट मेनली अपने को यही पढ़ाया जाता है कि 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल 11 से पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें आ जाएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें आ जाएगा। पहले फाइनल में भी एक सब्जेक्ट होता था, नाम था एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट अभी वो क्या है आप सबको आइडिया होगा, सेल्फ पेस्ट में डाल दिया, बोला ये आप पढ़ो, पेपर दो, पास करो जो भी है, बट आपको कोई रिटर्न में जाके पेपर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विड्रॉ कर लिया, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिक ही रखा है। एक्चुअल में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने अभी जब सिलेबस चेंज किए, 3 इंस्टीट्यूट पैरेलल है, आप सबको आइडिया है, 1 इज CA, CS और CMA। तीनों ने क्या इस बार टारगेट किया, CA ने कहा भाई हम ज़्यादा लॉ और कॉस्टिंग क्यों पढ़ाएं, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक CS और CMA है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो फाइनल में लॉ का पेपर था निकाल दिया, और जो आपका एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था वो निकाल दिया CA इंस्टीट्यूट ने। CMA वालों ने क्या किया, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से, क्योंकि उनका मेन टारगेट ही वो था। CS वालों ने सिलेबस चेंज किया, तो CS वालों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट होता था वो विड्रॉ कर दिया। मतलब तीनों इंस्टीट्यूट ने क्या किया मेनली कि हमारा टारगेट क्या है, CA का CA के हिसाब से, CMA का कॉस्टिंग के हिसाब से, और CS का अपना लॉ के हिसाब से। तो अपने वहाँ पे अब आपको फाइनल के अंदर एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम की कोई चीज़ देखने को मिलेगी, बट वो सेल्फ पेस्ड मोड में आपको पास करना है। इसके बाद देखो
एक जनरल आपको यहाँ पे टॉपिक देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक जो है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलेगा, इसके बाद मोस्टली आपके प्रैक्टिकल चलेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा दैट इज नॉन एज कॉस्ट शीट। नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा, सर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट, शीट इज नथिंग, शीट इज स्टेटमेंट। शीट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। तो कॉस्ट शीट आपको एक जनरल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना सिखाता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो, आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, आपने जो सर्विस प्रोवाइड करी उसकी आप कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। साथ के साथ मैं आपको थोड़ा टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी बताता जाऊंगा। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा? 6 थ्योरी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट की अगर मैं थोड़ी सी आपको पास्ट हिस्ट्री बताऊं, 2010 तक कॉस्ट शीट सिलेबस में था। 2010 में इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज किया, कॉस्ट शीट का टॉपिक डालना भूल गए। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कॉस्ट शीट बेसिक चीज़ है, अपने को आनी चाहिए, इंस्टीट्यूट भूल गया। 2017 में फिर सिलेबस चेंज हुआ, फिर से इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 2017 में जो सिलेबस आया उसका पहला पेपर कब हुआ? 2018 मई 2018 से लेकर अभी तक जनवरी 25, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 छोड़ो एक बार, कितने 7 साल हो गए। 14 पेपर्स लगा लो एक बार। 14 पेपर्स में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नहीं आया। और वेटेज की अगर मैं बात करूं 10 नंबर से नीचे क्वेश्चन नहीं आया। वी कैन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 मार्क्स, 100 के पीछे 10 मार्क्स का मतलब है 10% वेटेज। और अगर हर बार आ रहा है, आपके साथ दुश्मनी थोड़ी ना कि आपके पास नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। और साथ में एक और बात बता दूं मैं कॉस्टिंग से रिलेटेड, आप लोग अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुनते हो, पढ़ोगे भी। वैसे ही ये जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है ना, ये बेस्ड है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। हालांकि अपने सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, बट जो सब्जेक्ट में आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना, वो कहाँ लिखी हुई है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अभी तक इंस्टीट्यूट ने, CA नहीं, जो कॉस्टिंग के इंस्टीट्यूट है ICMAI, उन्होंने 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीज़ किए हैं। अभी इन प्रोसेस ही आप ये मान के चल सकते हो। 2014 में उन्होंने स्टार्ट किए थे और अभी तक वो इन डेवलपमेंट स्टेज ही बोल रहे हैं कि भैया अभी डेवलपमेंट स्टेज है। 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके हैं। तो ये जो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट पे वो ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीज कर चुके हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है। तो कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है, सिंपल सी मैं बात करूँ तो, और वो फॉर्मेट आप किसके अकॉर्डिंगली पढ़ते हो? CAS 4 के अकॉर्डिंगली पढ़ते हो। वो फॉर्मेट आपको पता है तो आप इजीली कॉस्ट शीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बेसिक है कॉस्ट शीट, मतलब बेसिक कि भाई मुझे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कैसे करूं, आप कॉस्ट शीट की हेल्प ले सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे कि सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो 3 खर्चे होते हैं। मटेरियल आप लोग समझते हो, लेबर भी आप लोग समझते हो। ओवरहेड वर्ड सुना है या पहली बार सुना है? सुना है। ओवरहेड का मतलब एनी आइडिया किसी को? हाँ, ऊपरी खर्चे होते हैं। एक तरीके से ऊपरी खर्चों को मैं बेटर तरीके से आपको बताऊं जो सब समझ जाएं, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। जो भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में किस नाम से इंडिकेट किया जाता है? ओवरहेड के नाम से। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाता हूँ 3 खर्चे आएंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर दे दिए, बोला एक चैप्टर आप मटेरियल कॉस्टिंग का पढ़ो। लेबर को थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड बता दिया, क्योंकि लेबर जैसे ही माइंड में आता है ना, लेबर वो लो वर्कर टाइप माइंड में आ जाता है। तो इन्होंने कहा लो वर्कर नहीं, इसमें सभी तरीके के वर्कर्स कवर्ड हैं, जिस वजह से इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया? एम्प्लॉई कॉस्ट। 5-6 साल पहले अगर आप पुरानी बुक उठा के देखोगे उसमें लेबर कॉस्ट के नाम से हुआ करता था। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया इस पे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेबर कॉस्ट वर्ड ना यूज करके क्या नाम यूज किया गया? एम्प्लॉई कॉस्ट। आज भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेबर कॉस्ट वर्ड यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट आपको टॉपिक क्या देखने को मिलेगा? ओवरहेड्स। इसका मतलब एक कॉस्ट शीट, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 खर्चे तो लगने ही लगने हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तीनों पे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने को पढ़ने। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे 3 अप्लाई होता है, इस पे 7 अप्लाई होता है और इस पे 6 अप्लाई होता है।
सब पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, दोबारा से मैं रिपीट करूं, अभी डेवलपमेंट स्टेज में ही बोला जाता है उनको। तो ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुका है, कुछ पे आ चुके हैं, कुछ अभी इनिशियल स्टेज में चल रहे हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नॉन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड, देखो जो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है, जो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है उसको कस्टमर से रिकवर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे, आप अभी अभी फाउंडेशन से निकल के आ रहे हो इंटर के अंदर, ठीक है, से एग्जाम्पल जो यहाँ के बच्चे हैं उनको पता ही होगा, से एग्जाम्पल मान लो फाउंडेशन की क्लास उस रूम में होती है और इंटर की क्लास इस रूम में होती है। एनीवन कोई मुझे डायरेक्टली बता दे कि इस बिल्डिंग का जो रेंट है आपसे सीए फाउंडेशन की फीस के अंदर कितना लिया गया अमाउंट। से एग्जाम्पल इस बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपए है, ठीक है, फाउंडेशन की क्लास उस रूम में होती है और इंटर की क्लास इस रूम में होती है। जिन बच्चों ने फाउंडेशन, आदित्य आपने तो यहीं से करा है मुझे पता है, तो आपकी जो फीस थी, आपसे जो चार्ज की गई, उसमें रेंट का खर्चा कितना लिया गया। सोनम मैडम की जो सैलरी थी वो आपने कितनी पे करी है, 2000। कैसे पता है, लेट्स सी नहीं, लेट्स सी तो खैर है ही नहीं ना, सिस्टम ही नहीं है लेट्स सी वाला, तो मतलब नहीं बता सकते। सिंपल मेरा आंसर यही है कि आप नहीं बता सकते। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और ये बताऊं कि जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं और ये जो रूम है, मान लेते हैं से एग्जांपल वो एरिया एग्जैक्ट को छोड़ो, मान लो वो 400 स्क्वायर फीट का एरिया है और ये मान लो 600 स्क्वायर फीट का एरिया है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि फाउंडेशन वाले बच्चे 400 स्क्वायर फीट एरिया यूज़ करते हैं और इंटर वाले जो बच्चे हैं वो 600 स्क्वायर फीट एरिया यूज़ करते हैं और इस बिल्डिंग का जो रेंट है 1 लाख रुपए है, क्या आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर पाओगे। अब पहले जितना तो तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है ना, आप ये तो कहोगे सर 1 लाख रुपए का रेंट 1000 स्क्वायर फीट के लिए, इसका मतलब तो अगर 1000 स्क्वायर फीट के लिए है तो 1 स्क्वायर फीट के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाय 400 करके। लेकिन फिर भी कितना है, 40,000 आया, 40,000 रुपये आया। लेकिन वो जो 40,000 आया, अब बताओ कि आपसे कितना चार्ज किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता दो तो मैं बहुत इजीली बता पाऊंगा। मान लो से एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट के नाम पे मैं बोल दूं कि कितना 40,000 रुपये है, 40 लगा लो, 40 स्टूडेंट लगा लो, तो सर इसका मतलब मुझसे 1,000 रुपये चार्ज किया जा रहा हो। तो ये क्या है, ये है एक्टिविटी जो कि एक स्टूडेंट ने यूज़ करी है, एक एक्टिविटी जो स्टूडेंट ने यूज़ करी है उसके अकॉर्डिंगली उससे खर्चे को कवर करना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो इनके खर्चे कैसे बांटोगे, सर जिस प्रोडक्ट के लिए जिस डिपार्टमेंट का जितना जितना यूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको क्या सिखाता है कि मेरा जो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त, ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त आपने यहाँ पे जो ओवरहेड का खर्चा लिखा है ये 50 रुपये कैलकुलेट कैसे किया आपने, ये आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट करना सिखाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एडवांस्ड टॉपिक है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो पहले ये सिलेबस में नहीं हुआ करता था, 2018 में आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले ये फाइनल में हुआ करता था, फाइनल में उन्होंने हटा दिया, अब तो खैर तो सब कुछ ही हटा दिया, तो इंटर में आप इसको पढ़ रहे हो। इसके बाद देखो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी अपनी जर्नल एंट्री है और उस टॉपिक को बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री एक नहीं 2 तरीके से की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। मतलब एक सिस्टम ऐसा होगा जो नॉन इंटीग्रेटेड होगा, नॉन इंटीग्रेटेड मतलब जो एकता नहीं है, अनेकता वाली बात, और एक होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब एक अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो कहता है मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं जानता, फाइनेंस वाले अपनी एंट्री करते रहो, मैं अपनी एंट्री करूंगा। एक सिस्टम ऐसा है
जो कहते हैं मैं फाइनेंस के साथ मिलकर काम करूंगा, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर मैं फाइनेंस के साथ मिलकर काम करूंगा तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो एक निकलेगा कि दो निकलेंगे? सर एक ही निकलेगा जब आप एक साथ एंट्री कर रहे हो तो। लेकिन अगर मैं कहूं कि फाइनेंस वाला तू अपनी एंट्री करता रहे, मैं अपनी एंट्री करूंगा, तो क्या मेरे प्रॉफिट वेरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर बीआरएस पढ़ा हुआ होता है। मैं कहता हूं मैं अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, बैंक वाला अपना करता रहे, तो कई बार क्या होता है वहां पे, कई बार क्या, वो तो क्वेश्चंस में तो बैलेंस डिफरेंस देखने को मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पे ये है कि फाइनेंस वाला अपना करेगा, मैं कॉस्टिंग वाला अपना करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे ट्रांजैक्शन वेरी करेंगे। अकॉर्डिंगली दोनों के प्रॉफिट क्या होंगे? अलग अलग आएंगे। और जब दोनों के प्रॉफिट अलग अलग आएंगे तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने को मिलेगा? रिकॉन्सिलिएशन का टॉपिक भी देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलेगा बीआरएस वाला, लेकिन वहां पे आप क्या करते हो? बैलेंस को मैच करते हो। यहां पे हम किसको मैच करते हैं? प्रॉफिट को मैच करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसके बाद बात आती है कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। एक कंपनी ये पेन बनाती है, एक कंपनी टेबल चेयर्स बनाती है, एक कंपनी फर्नीचर मेकिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आप कवर कर सकते हो, और मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं आप इसको सर्विस में प्रोवाइड कर सकते हो। क्या तीनों का कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम होगा? सर वेरी करेगा कि आपके खर्चे अलग अलग होंगे, आपके नेचर ऑफ एक्सपेंसेस अलग अलग होंगे, तो आप इन एनी केस एक तरीके से अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। तो अपने सिलेबस में काफ़ी सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग है कि मैं अगर कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो मुझे अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, फर्नीचर वालों को कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वालों को कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए। तो इस सीक्वेंस में आपको एक देखने को मिलेगा यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब है आप अगर सिंगल यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, सिंगल यूनिट की, तो कैसे कैलकुलेट करो, और अगर आप पूरे के पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करो। सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, आप अभी जो बैठे हो वो बैच में बैठे हो, आप अभी बैच में बैठे हो, और एज ए स्टूडेंट आप सबको होम ट्यूशन का भी पता होता है। एक बात बताओ मुझे, होम ट्यूशन चार्जेस और यहाँ पे जो बैच के अकॉर्डिंगली आप चार्जेस पे करते हो, क्या वो सेम? क्यों डिफर क्यों करते हैं? सेम टाइम इंडिविजुअल को देते हैं। सर सिंपल सी बात है, एक तरीके से एक पर्सन की जो कॉस्ट है वहाँ पे एक पर्सन से चार्ज करनी है, और यहाँ पे क्या हो जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इतनी ही लाइटें ऑन करके एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, खर्चा तो सर सेम आ रहा है, लेकिन वो रिकवरी भी तो उससे ही करनी है। तो अगर आप पर यूनिट बेसिस पे, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप एक यूनिट की कॉस्ट निकालना चाह रहे हो तो कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा, और अगर आप पूरे बैच के अकॉर्डिंगली जा रहे हो तो कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा। अकॉर्डिंगली चार्जिंग भी अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा यूनिट कॉस्टिंग, एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा बैच कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग में सिंगल यूनिट की कॉस्ट होगी, बट बैच में पूरे के पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक जॉब कॉस्टिंग। ये सारे के सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। अभी यूनिट कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग पर यूनिट, बैच कॉस्टिंग पूरे के पूरे बैच की कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, कस्टमर आता है, अपना स्पेसिफिकेशन बताएगा कि मुझे तो ये चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम काम करके देते हैं तो हम कहते हैं हम एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर जॉब करके दे रहे हैं। जैसे आप एक गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, सुनार के पास जाते हो, एक ऑर्नामेंट लेकर आप कहते हो धुलाई कर दो, धुलाई कर देगा, सिंपल सी बात है। या आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हो रिपेयरिंग सेंटर पे, क्या ले जाके खड़ी कर दी, वो अपने आप ही जो करना है कर देगा, या आप बताओगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, हालांकि उसमें 10 डिफेक्ट है, भाई आप पे करने को तैयार नहीं हो, आप कहते हो ये 2 चीज़ ठीक कर दे बस, तो वो 2 करके दे देगा। उसी के अकॉर्डिंगली तो आप पे करोगे, उसी के अकॉर्डिंगली तो सामने वाले के खर्चे आएंगे। तो जब ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर हम काम करते हैं
उसके लिए मैं जानना चाहता हूं कि इस कस्टमर के लिए मेरी क्या कॉस्टिंग आई है, दैट इज नॉन एज जॉब कॉस्टिंग। ध्यान देना, यूनिट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में फर्क है। अभी मैंने ट्यूशन वाला एग्जांपल दिया आपको, बच्चा बताएगा कैसे पढ़ाना है, सर नहीं। रिपेयरिंग में आप बताओगे क्या करना है अकॉर्डिंगली। तो दोनों में फर्क है चीज़ों में। यूनिट कॉस्टिंग एक अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एक अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग एक अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग। इसके बाद आता है ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग में 3 पार्ट किए जाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग रेमंड कंपनी का मार्केट में क्लॉथ मिलता है कि नहीं मिलता, शर्ट मिल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि रेमंड मार्केट से सबसे पहले कॉटन खरीदती है। उस कॉटन से क्या सीधा सीधा शर्ट बन जाएगा? सर कॉटन से पहले तो थ्रेड बनाना पड़ेगा, थ्रेड से सीधा सीधा शर्ट बन जाएगा? सर नहीं, थ्रेड से भी पहले आपको क्लॉथ बनाना पड़ेगा, और क्लॉथ से क्या बनने वाला है आपका? शर्ट बनने वाला है। तो आपको कई प्रोसेस में काम करोगे तब जाके आपको अपना प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करती है तो कंपनी को ये पता होगा कॉटन से थ्रेड बनाने की क्या कॉस्ट है। वो क्या चाहे तो थ्रेड बनाने की जो कॉस्ट आई उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में थ्रेड बेच सकती है। अगर ये नहीं होता तो वो ये वाली बीच बीच की कॉस्ट ही नहीं निकालते। उनको क्या पता लगता? उनको पता लगता शर्ट बनाने की क्या कॉस्टिंग है। अब शर्ट बनाने की जो कॉस्टिंग है, क्या कोई कपड़ा खरीदने के लिए है उससे भी शर्ट वाली कॉस्ट ले लूँ? सर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपकी प्राइसिंग बहुत हाई होगी। तो क्लॉथ भी बेचती है, शर्ट भी बेचती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फॉलो करना पड़ेगा? प्रोसेस कॉस्टिंग, कि हर एक प्रोसेस के बाद मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ तक कि मेरी क्या कॉस्टिंग है, ताकि मैं उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अकॉर्डिंगली अपना मार्केट में प्राइस डिसाइड कर सकूँ। इसी के अलग अलग वेरिएशन है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल कॉस्ट बेसिस पे बनाती है। कॉस्ट बेसिस पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? अगर मैं कहता हूं कि रेमंड कंपनी क्लॉथ नहीं बेचती, थ्रेड भी नहीं बेचती, सीधा सीधा शर्ट बेचती है, तो वो क्या करेगी? वो देख लेगी कि कॉटन से थ्रेड की मेरी कॉस्टिंग क्या आई, इस कॉस्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर देख लेगी और क्या कॉस्ट आई, आगे से आगे फर्दर क्या किया जाएगा? कॉस्ट को ही ट्रांसफ़र करते रहेंगे। लेकिन हम सबको तो पता है कि ऑर्गेनाइजेशन रेमंड जो है वो मार्केट में क्लॉथ भी बेचती है। तो वो क्या करेगी? वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी। वो कहेगी यहाँ पे अगर आप क्लॉथ बेच रहे हो तो इसी प्रोसेस पे रुक जाओ और यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। होगा क्या? से एग्जाम्पल, आपने अगर 1000 मीटर कपड़ा बनाया, उसमें से आप कहते हो 600 मीटर मैंने कपड़ा बेच दिया, तो 600 मीटर का प्रॉफिट यहीं पे कैलकुलेट कर लो, इसी प्रोसेस में कैलकुलेट कर लो, और बाकी जो 400 का आप अगर शर्ट बनाकर बेच रहे हो तो इस प्रोसेस में। तो जब आप अलग अलग प्रोसेस में प्रॉफिट भी बुक करना शुरू कर देते हो तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। कॉस्ट बेसिस पे चलेगा, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग चलेगा। अगर आप प्रोसेस में प्रॉफिट भी बुकिंग स्टार्ट कर देते हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नेचर टू नेचर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे या फिर बीच बीच में बेचते भी रहोगे, तो उस सिचुएशन में आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आपको देखने को मिलेगा वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि देखो, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि 31 जनवरी 2025 को से एग्जांपल आप क्लोजिंग कर रहे हो, सारा का सारा प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा थोड़ा ना होगा कि 31 जनवरी आई और शाम को मैं कहूँ फैक्ट्री बंद करने से पहले सारा माल फिनिश्ड गुड्स में होना चाहिए। सर नहीं, अगर आपको किसी प्रोडक्ट में बनाने के लिए 2 दिन लगते हैं तो आप अगर 31 जनवरी को काम शुरू करोगे तो वो 1 फरवरी को इवनिंग में जाके ही कंप्लीट होगा, और 31 जनवरी को एट द एंड आपको वो वर्क इन प्रोग्रेस में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन क्या इसके लिए कंपनी वेट करे कि मैं तो 1 फरवरी को कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा?
वो भी प्रैक्टिकल नहीं है सर। 1 फरवरी को भी सुबह आप काम शुरू करोगे, वो 2 फरवरी को कंप्लीट होगा, तो वो तो प्रोसेस कभी रुकेगा ही नहीं। तो उस चीज़ में मुझे कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करूँ तो कैसे करूँ? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी ये वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स होती है इसको कन्वर्ट कर लेती है किसके अंदर? प्रोडक्शन यूनिट में। कैसे कन्वर्ट कर लेती है? मान लो किसी एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपये लगते हैं, किसी एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपये लगते हैं। मैं कहता हूँ मैंने तो अभी इस पे केवल और केवल 5 रुपये का ही खर्चा लगाया है, मैंने अभी केवल और केवल इस पे 5 रुपये का ही खर्चा लगाया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो यूनिट है ये 25% कंप्लीट है? अगर एक यूनिट को बनने में 20 रुपये लगे बट मैंने उस पर 5 रुपये लगा दिया, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 25% कंप्लीट है? बिल्कुल कह सकता हूँ। और मैं कहूँ कि ऐसी 4 यूनिट है, ऐसी 4 यूनिट है जिस पे 20-20 रुपये लगने थे बट मैंने 5-5 रुपये लगा दिए हैं, तो है तो अभी भी वो 25% कंप्लीट ही। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतना खर्चा लगा दिया है जिससे एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है? तो मैं उसको 4 यूनिट ना कंसीडर करके 1 यूनिट कंसीडर कर लूँ, तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, 20 डिवाइडेड बाई 1, 20 रुपये पर यूनिट का खर्चा होता है इसका मतलब। तो अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, कभी ना कभी तो वर्क इन प्रोग्रेस दिखेगा ही दिखेगा, और वर्क इन प्रोग्रेस कभी खत्म नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। मैं बात करूं तो क्योंकि आप प्रोडक्शन रोक कर ये नहीं कह सकते कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लूं एक बार, नहीं, पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी उनके पास वर्क इन प्रोग्रेस में होता है उसको कंप्लीटेड यूनिट्स में कन्वर्ट करके अपनी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेती है। सिंपल, जैसा कि मैंने कहा 4 यूनिट पे मैं 20 रुपये लगने थे बट मैंने 5-5 रुपये लगाए हैं, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि 20 रुपये में मैं 1 यूनिट कंप्लीट कर सकता था। तो 20 रुपीज़ का खर्चा 4 यूनिट पे ना मान के 1 यूनिट पे मानूँ तो मैं कह सकता हूँ 20 रुपये पर यूनिट का खर्चा होता है जब वो कंप्लीट होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो ऑपरेशन कॉस्टिंग को 3 पार्ट में आप देखोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक कॉन्सेप्ट दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट समझते हो, वो प्रोडक्ट जो जॉइंटली प्रोड्यूस किए जाते हैं, और बाई प्रोडक्ट इज नथिंग, स्क्रैप। बिल्कुल ठीक बात है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर कोई स्क्रैप जनरेट होता है प्रोडक्ट बनाते वक्त और उस स्क्रैप को आप एज ए स्क्रैप ना बेचकर उससे कोई प्रोडक्ट कन्वर्ट कर लेते हो, फिर मार्केट में उसको बेचते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट सिंपल है कि भाई मैं सर एक प्रोसेस कर रहा हूँ जिसमें 2, 3, 4 प्रोडक्ट बनाऊंगा, लेकिन प्रोसेस करते वक्त कुछ स्क्रैप जनरेट हुआ। अब उसके 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो स्क्रैप को स्क्रैप की तरह बेच दो, 1-2 रुपये मिलेगा, मतलब बहुत कम वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर उसी स्क्रैप को किसी नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचा जाए तो आपको वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा मिल जाता है। नो डाउट खर्चा भी लगेगा, तो वो तो आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं करूं कि ना करूं। आपको लगता है खर्चा ज़्यादा लगेगा, रेवेन्यू कम आएगा, मत करो। आपको लगता है कि खर्चा तो कम लग रहा है, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर पा रहा हूं, तो उस सिचुएशन में आप उसको बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताएगा कि जॉइंटली जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, और जो स्क्रैप से आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी कॉस्ट किस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। इसके बाद मैं अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक अलग से ही टॉपिक दे दिया दैट इज नॉन एज सर्विस कॉस्टिंग। और हमारे सिलेबस में मेनली अगर मैं बात करूँ 11 तरीके की सर्विसेज जो हैं वो कवर की गई है। इंडस्ट्री में तो आज के टाइम पे अगर आप टोटलिटी में देखने के लिए जाओगे 150 प्लस सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती है, बट अपने सिलेबस में मेनली जो है 11 तरीके की सर्विसेज हैं जो कवर की गई है, जिसमें मेजर अगर मैं बात करूँ तो मेजर 3 सर्विसेज हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। वन इज़ ट्रांसपोर्ट सर्विस, वन इज़ हॉस्पिटल सर्विस एंड वन इज़ होटल सर्विस। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह की सर्विसेज, टोल वगैरह की सर्विसेज, पावर सर्विसेज, ये सारी की सारी हमारे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी। टोटलिटी में 11 तरीके की सर्विसेज इसमें कवर की गई है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 जो है ये है कॉस्ट अकाउंट। सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो 12 चैप्टर हैं
ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। इवन पहला चैप्टर भी छोड़ दो इंट्रोडक्शन, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग और मैनेजमेंट दोनों की बात की गई है। यू कैन से सर चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जो है ये चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो ये चैप्टर आपसे ज़्यादा क्या डिमांड करेंगे? कॉस्ट निकाल दो, प्रॉफिट निकाल दो या सेलिंग प्राइस निकाल दो। सर इतने चैप्टर की क्या ज़रूरत है? 3 चीज़ें निकालनी है तो अलग अलग तरीके हैं भाई। कोई किसी तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करता है, कोई किसी तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, कोई किसी तरीके से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता है। तो अलग अलग तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो, जिसकी वजह से आपको इतने सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। बचे 3 टॉपिक, कौन कौन से? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड वर्ड समझते हो? स्टैंडर्ड होता है ना लेवल, बेंचमार्क। सिंपल सी मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड कहूं, लेवल कहूं, बेंचमार्क कहूं, एक ही बात है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? बेंचमार्क सेट करती है रिगार्डिंग कॉस्ट, कि मैं एक पर्टिकुलर यूनिट की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाऊंगा। पूछ लिया जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर से कि ये प्रोडक्ट बनाना है अपने को, बताओ मटेरियल का खर्चा कितना लग जाएगा? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को नॉलेज होती है कि भाई किसी प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्चा लगना चाहिए। वो कहते हैं 10 रुपये। लेबर कितनी लगेगी? वो कहते हैं 8 रुपये। ओवरहेड कितना लगेगा? वो कहते हैं 2 रुपये। तो एक टारगेट सेट हो गया, एक बेंचमार्क सेट हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 रुपये का खर्चा आएगा। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उनका टारगेट क्या है? इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 20 रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्यों? एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि भाई 20 रुपये से ऊपर की कॉस्टिंग नहीं आनी चाहिए। ये है तो जब परचेज मैनेजर मटेरियल खरीदने के लिए जाएगा मार्केट में, वो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इससे महंगा मटेरियल नहीं खरीदना। मजबूरी है वो अलग बात है कि भाई गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट बढ़ा दिए, 10 की बजाय 10.5 हो गया, खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है, सिंपल सी बात है। लेकिन वो किसी एक पर्सन के पास जाए, वो बोले 12 रुपये का मटेरियल, परचेज मैनेजर कहेगा रुक जाओ भाई 4 जगह और पूछ लेता हूँ। तो जब आपके सामने स्टैंडर्ड होता है तो आप क्या करने की कोशिश करते हो? आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो टिल द स्टैंडर्ड, कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं वहां तक आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। चला जाए वो अलग सिचुएशन है, अब नॉर्मल सिचुएशंस हैं, बट कोशिश पूरी रहेगी इससे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं जानी चाहिए। मार्जिनल वर्ड तो आई थिंक समझते हो आप लोग, इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ते हो। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? एडिशनल। बिल्कुल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। देखो 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। सबको पता है अपने को। एडिशनल जो कॉस्ट होती है, जैसे मान लो यहां पे अभी 4 3 7 10 बच्चे बैठे हैं, बिल्डिंग का रेंट कितना जा रहा है? 1 लाख रुपए। 11वां बच्चा आएगा, बिल्डिंग का रेंट बढ़ जाएगा, जो आपको नोट्स मिलेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई 10 बच्चे हैं या 10 यूनिट्स है तो हमारी कॉस्ट आ रही है 1000 रुपए की, और अगर यही मैं 11 यूनिट बनाऊं तो मेरी कॉस्ट आती है से एग्जाम्पल 1070 रुपए की। तो ये जो 70 रुपए की कॉस्ट है ये क्या कहलाती है? आपकी मार्जिनल कॉस्ट। मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में मेरे पास एक मशीन है जिसपे मैं 15 यूनिट्स बना सकता हूँ। मेरी कैपेसिटी कितनी है? 15 यूनिट बनाने की। अभी मैं मार्केट में 10 यूनिट बनाकर बेच रहा था, और सेलिंग प्राइस भी अगर मैं आपको बता दूं तो मैं सेलिंग प्राइस रख रहा था 120 रुपये का। दोबारा से सुनो ध्यान से, 15 यूनिट बनाने की मेरी कैपेसिटी है,
प्रेजेंटली मैं 10 यूनिट बना के मार्केट में बेच रहा हूँ, किस रेट पे बेच रहा हूँ? 120 रुपये पे। एक नया कस्टमर आया मेरे पास, वो मुझसे 5 यूनिट खरीदना चाह रहा है। एक नया कस्टमर आया मेरे पास, वो मुझसे 5 यूनिट खरीदना चाह रहा है और उसकी कंडीशन ये है, वो कहता है मैं 90 रुपये से ज़्यादा पे नहीं कर सकता पर यूनिट बेसिस पे, तो मैं 450 रुपये से ज़्यादा पे नहीं कर सकता 5 यूनिट के लिए। दोबारा से क्वेश्चन मेरा क्या है, 15 यूनिट बनाने की मेरी कैपेसिटी है, प्रेजेंटली मैं 10 यूनिट बनाकर 120 रुपये के अकॉर्डिंगली बेच रहा हूँ। कॉस्टिंग आपके सामने सारी की सारी लिखी हुई है। एक नया कस्टमर आया, वो कहता है मैं आपसे 5 यूनिट खरीदना चाहता हूँ, बट मेरी पॉकेट में केवल और केवल 90 रुपये पर यूनिट है, 450 रुपये से ज़्यादा मैं पे करने को तैयार नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या मुझे इस कस्टमर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो सत्यम? करना तो नहीं चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, नहीं बेटा करना चाहिए सर। करना चाहिए। अरे नहीं, क्या बात है, बिल्कुल ही मिला जुला। नहीं, आप भी नहीं, नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, अगर उसकी कॉस्ट अप्लाई हो रही है, जितनी होगा कॉस्ट रिकवर कर सकता है तो वो कर सकता है। देखो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। और आपने क्या बोला था, हाँ या ना? ना बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए बोला था। बट अगर उसकी कॉस्ट अप्लाई तो देखो ना, कॉस्ट तो सामने लिखी है मैंने। वो सेलिंग प्राइस है। नहीं, ये रही वेरिएबल कॉस्ट लिखी है मैंने, वेरिएबल कॉस्ट लिखी है मैंने। सेलिंग प्राइस 120 रुपये था। ये दिखाने के लिए था आपको कि देखो ये बच्चा मेरे से 120 रुपये में खरीद रहा है, अब आप आ रहे हो मेरे पास 90 रुपये में, तो आपका ऑफर लूँ कि नहीं लूँ? लोगे सर। लेना चाहिए। चलो, नहीं लेना चाहिए के पीछे आपने नहीं बोला था या हाँ बोला था? नहीं वाले एक बार हाथ खड़े करना। चलो ठीक है, क्यों नहीं लेना चाहिए? 10 को बनाने की कॉस्ट 1000 रुपये लग रही है, तो एक की कॉस्ट ऑन एवरेज 100 रुपये लगेगी। जब 100 रुपये मेरी कॉस्ट लग रही है, मैं 90 में कैसे दे सकता? ठीक है, आप एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे जा रहे हो, आपने कहा ले लेना चाहिए, हैं? क्यों लेना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट तो 70 ही लग रही है। हाँ, ध्यान देना, एवरेज कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं होता। आप जब 10 यूनिट बना रहे थे, ये कॉस्टिंग आ रही थी, एग्री, बट मैंने आपसे पूछा रेंट बढ़ जाएगा? सर नहीं। स्टाफ की सैलरी बढ़ जाएगी? नहीं। तभी तो मैंने ये वेरिएबल कॉस्ट अलग से लिखी। एक्चुअल में जब आप ये 5 यूनिट बनाओगे, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से तो आपका कोई खर्चा आने वाला है नहीं, तो आपका खर्चा तो 350 रुपये ही तो आएगा। इसके अलावा कोई खर्चा आएगा तो बताओ? रेंट नहीं आएगा सर, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, स्टाफ की सैलरी नहीं आने वाली, केवल और केवल वेरिएबल खर्चे ही तो आएंगे। तो इसका मतलब 70 इंटू 5 350 रुपये की आपकी कॉस्ट आने वाली है इन 5 यूनिट के लिए, और वो आपको कितना देने को तैयार है? 450। एक्चुअल में दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, कि अगर मैं डिसीजन मेकिंग के लिए टोटल कॉस्ट ना लेकर मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करूं, तो मेरे जो रिजल्ट हैं वो सही आते हैं। जबकि मैं टोटल दैट इज एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे जा रहा था तो गलत। सर 100 रुपये आ रही है कॉस्ट, 90 रुपये मैं तो नुकसान में चला जाऊंगा। बट एक्चुअल में जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो मैंने देखा कॉस्ट एक यूनिट को एडिशनल बनाने की 70 रुपये की है, 5 यूनिट को बनाने की एडिशनल कॉस्ट 350 की है, एडिशनल रेवेन्यू कितना आएगा? 450। 100 रुपये का मुझे नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कि आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और लास्ट जो आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। फरवरी में कितनी यूनिट्स बनाओगे आप? एक ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है कि फरवरी में आप कितनी यूनिट्स बनाओगे? कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? वो 5 यूनिट भी हो सकती है, तो वो 5 लाख भी हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी एक बजट बनाया हो कि सर टारगेट ये है कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में 1000 यूनिट बिक जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, बजट ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस बनेंगे, 1000 यूनिट बिक जाएगी। अपना टारगेट है कि 200 यूनिट मैं क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना चाहता हूँ, और मैंने अपने पास एनालाइज कर लिया है कि 100 यूनिट्स तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में भी होगी। अगर आप 1000 यूनिट बेचना चाहते हो,
200 यूनिट अपने पास भी रखना चाहते हो तो 1200 यूनिट की ज़रूरत थी, लेकिन 100 यूनिट तो पहले से पड़ी हुई है, तो वो बनाना थोड़ी ना है। इसका मतलब 1100 यूनिट बनाऊँ, काम चल जाएगा। तो आपके पास एक बजट आ गया 1100 यूनिट। अब अगर आप एक बजट लेकर चल रहे हो 1100 यूनिट बनाऊंगा, तो ये नहीं है कि लाख यूनिट बना के छोड़ दोगे। लेकिन जब वो बजट ही नहीं होगा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि सर 1 बनानी है, 1 लाख बनानी है, 1 करोड़ बनानी है, कितना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करके चलती है, बजट बना के चलती है, ताकि उसके बेसिस पे वो अपनी एक्टिविटीज जो है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। जैसे गवर्नमेंट अपने बजट पेश करती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है ट्रांसपोर्ट पे हम इतना खर्च करेंगे, करती नहीं है वो अलग बात है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे इतना खर्च करेंगे, वो उन्होंने बोल दिया तो उससे ज़्यादा अकाउंटिंग में तो नहीं दिखेगा, उसके आसपास ही दिखेगा, कम तो कभी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ही दिखाते हैं वो। लेकिन यही बात, फिर से वही बात कि घर पे अगर आप बजट बना के चलोगे खर्चों को मेंटेन कर पाओगे, नहीं बना के चलोगे पता चला कि अकाउंट खाली हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन जब तक बजट नहीं बनाएगी अपनी एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बजट बना के अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की जब कोशिश करती है तो दैट टेक्निक इज नॉन एज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ध्यान देना, इंट्रोडक्शन का टॉपिक था, कॉस्ट शीट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हो। जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 3 एलिमेंट मैंडेटरी होते हैं, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है, तो 3 टॉपिक वो दे दिया आपको। इनडायरेक्ट खर्चे को कस्टमर से रिकवर करने में दिक्कत लग रही थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दे दिया। अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बता दिया। इसके बाद बोला कि 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालूं, कहते हैं यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई कर लो। पूरे बैच की निकालनी है, कहते हैं बैच कॉस्टिंग अप्लाई कर लो। कहते हैं एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए निकालनी है, कहते हैं जॉब कॉस्टिंग अप्लाई कर लो। कहते हैं मैं तो प्रोसेस में काम कर रहा हूँ, कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई कर लो। कहते हैं मैं तो जॉइंटली प्रोडक्ट बनाता हूँ, कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट अप्लाई कर लो। कहते हैं मैंने तो स्क्रैप का प्रोडक्ट बना दिया, कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी अप्लाई कर लो। मैं कहता हूँ मैं तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करता, मैं क्या करूँ, कहते हैं सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई कर लो। यूनिट, बैच, प्रोसेस, सर्विस, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, दीज आर द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। वर्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना मेरी, दीज आर द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड हमेशा आपको कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना बताएंगे, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, दीज आर नॉट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, दीज आर टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। मतलब मैं 2 वर्ड में आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, वन इज मेथड एंड वन इज टेक्निक। मेथड आपको कैलकुलेशन सिखाएगा और टेक्निक आपको डिसीजन मेकिंग सिखाएगा। हम अपनी क्लासेस में इन टॉपिक्स को कैसे कवर करते हैं। पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रुक जाओ ना 2 मिनट रुक जाओ। थियोरी टॉपिक है और साथ में हर एक टॉपिक के पिछले 10 पेपर के बेसिस पे वेटेज लिखी हुई है कि किस टॉपिक में से कितने नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला चैप्टर एक सिंगल पार्ट में कवर करेंगे, दूसरा चैप्टर सिंगल पार्ट में, तीसरा जो है उसको मैं 2 पार्ट में कवर कराता हूँ, मटेरियल कॉस्टिंग और वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। क्योंकि मेरा ये मानना है टॉपिक जितना छोटा हो उतना उसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है कि इस टॉपिक के अंदर ये वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन है, मैं बैठ के 2 मिनट में सोच सकता हूँ। अगर एक टॉपिक के अंदर 50 वैरायटी है, टॉपिक खोल के 2-4 दिन तक लगना ही पड़ेगा, तभी जाके चीज़ समझ में आती है। तो मैंने कोशिश करी है कि टॉपिक इंस्टीट्यूट ने एक सिंगल टॉपिक दिया, अगर मैं उसको तोड़ सकता था पार्ट्स में तो पार्ट्स में तोड़ के करवा दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। चौथा टॉपिक हम 3 पार्ट में करते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय टर्नओवर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 5वां टॉपिक हम 2 पार्ट में करेंगे। 6th एक सिंगल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, साथ में स्टार भी लगाए हुए हैं। ये जो 5 स्टार है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 स्टार 3 स्टार है, ऑल्टरनेटिवली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 7th नॉन इंटीग्रेटेड देखेंगे, इंटीग्रेटेड देखेंगे, रिकॉन्सिलिएशन, 3 अलग अलग पार्ट। बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी माइंड में, नॉन इंटीग्रेटेड में ये है, इंटीग्रेटेड में ये है, रिकॉन्सिलिएशन में ये करते हैं। 8th यूनिट कॉस्टिंग, 8A बैच कॉस्टिंग। इंस्टीट्यूट ने दोनों को मर्ज करके दे दिया, हम उसको अलग अलग करते हैं। साथ में क्या होता है आपको इससे ये भी पता लग जाता है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके आगे वेटेज नहीं लिखी हुई, एग्जाम में ही क्वेश्चन नहीं आया कभी, वेटेज मैं कहाँ से लाऊंगा। यूनिट कॉस्टिंग, इसके आगे वेटेज ही नहीं लिखी हुई, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन जहाँ कॉस्ट शीट मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया था, 10 नंबर, हर बार 10 नंबर का आ रहा है। तो ऐसे नहीं लिखा कि 6 से 10, क्यों, कभी कम का आया ही नहीं, कभी 12 का भी नहीं आया, फिक्स 10 नंबर का क्वेश्चन।
तो इस तरीके से जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 2 पार्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मेनली बताने का पर्पज़ क्या है कि हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, ये टॉपिक प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है, जिसमें मेनली प्रैक्टिकली बोलूँगा मैं क्योंकि सारा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है। दूसरा, कितनी वेटेज है इस चैप्टर की ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 अटेम्प्ट्स। उससे क्या है, माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर मैं बात करूं, से एग्जांपल मार्जिनल कॉस्टिंग है, 10 नंबर तक का क्वेश्चन है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, मान के चलो कि सर 30, 40, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने को। 10 नंबर कम नहीं होते, 100 में अगर मैं 10 की बात कर रहा हूँ, आपको 30, 40, 50 क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, तब जाके क्या है एग्ज़ाम का क्वेश्चन हम आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं कहूँ डायरेक्ट एक्सपेंस में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, कोई लॉजिक? सर 10 अटैम्प्ट में पूछा ही नहीं है, ज़्यादा ही अगर दुश्मनी मेरे से होगी पूछ लेगा, क्वेश्चन की चॉइस तो फिर भी है। बट मैं कहूँ इस पे आप पूरी रात लगा देना एग्ज़ाम से पहले, कोई लॉजिक नहीं बनता। बट कॉस्ट शीट छोड़ के चला जाऊँ सर, आपका मैसेज आए सर कॉस्ट शीट छोड़ के चला जाऊँ, मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा। आप कहोगे सर टाइम कम है, यूनिट कॉस्टिंग पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, मैं कहूँगा छोड़ दे बेटा। तो मेजर क्या होता है, जब अपने को वेटेज वगैरह पता होती है, सब कुछ पता होता है क्या किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टाइम है, क्योंकि हर एक बच्चे का दिमाग सेम नहीं होता। एक बच्चे का दिमाग ऐसा है, कंप्यूटर है, पढ़ा याद हो गया। एक बच्चे का ऐसा है 6 बार पढ़ूंगा तो भी आधा याद होगा। तो अकॉर्डिंगली अपने को माइंड सेट रखना चाहिए, सर मेरा टारगेट 50 नंबर है, 8 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा तो भी 50 नंबर ला सकता हूँ। मेरे को 100 लेके आने हैं, थ्योरी भी पढ़ ले भाई, सब कुछ पढ़ ले, और 4-4, 5-5 बार पढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और हाईएस्ट जैसा कि मैंने कहा 95 मार्क्स हाईएस्ट अपने आए हुए हैं। तो टारगेट यही है कि 95 क्रॉस करो, और आज के टाइम पे पॉसिबिलिटी है। जब तक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ते नहीं है, तब तक आप 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। जैसे ही थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ गए, जो कि कॉस्टिंग में कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कॉस्टिंग है ही सब्जेक्ट ऐसा जिसमें कैलकुलेशन बेस्ड है। भाई कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट थ्योरेटिकल कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ज़रा थ्योरी में बताओ तो सही, प्रॉफिट थ्योरी में होता क्या है, सेलिंग प्राइस थ्योरेटिकल बताओ तो सही। क्या आप एक शॉप पे जाके पूछते हो भाई इसका सेलिंग प्राइस क्या है, वो आपको कहानी सुनाने लग जाए कि ये वहाँ बना था, वहाँ से आया है, आप कहोगे मुझे क्या मतलब है, मैंने तो प्राइस पूछा है। तो प्राइस तो न्यूमेरिकल होगा, सिंपल सी बात है, फिगर में ही होगा। तो मेनली क्या है, मेनली आज की क्लास का पर्पज़ आपको कोई कॉस्टिंग पढ़ाना नहीं था। मेनली आपके माइंड में एक सब्जेक्ट को डालना है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, 100 नंबर का पेपर है। इसके लिए मेंटली अपने को 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 14 चैप्टर प्रैक्टिकल है, 1 थ्योरी है, और अपने माइंड को क्लासेस में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रखना है। कुछ पूछना है पूछो। सर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक नहीं है, और ना ही कोई उम्मीद है जब तक इसकी और वेटेज ना बढ़ा दी जाए। अगर आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं होने वाला, खैर आपके पेपर तो निकल जाएंगे, बट आने वाले टाइम में इंस्टीट्यूट अगर कभी प्लान करता है कि भाई नहीं हम तो 100 नंबर के एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करेंगे, तब भी इसमें नेगेटिव मार्किंग आएगी, अदरवाइज नहीं आने वाली। और कुछ आप बस ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, कोई और पढ़ाओ? मैं एफएम भी पढ़ाऊंगा बेटा। एफएम का 50 मार्क्स का पेपर अपना रहेगा। एफएम एसएम है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 का रहेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी 50 का रहेगा। थ्योरी अपने बस की नहीं है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। एसएम 100% थ्योरी है, 50 नंबर का पूरा थ्योरेटिकल है। और कुछ? चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको कॉस्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो मैं आपको कराऊंगा। इवन केवल थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका कराऊंगा। चलो थैंक यू।